दिसंबर में उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन था जो गोरखपुर में होना था, और मैं उसका संयोजक था। तो उसमें मैं बहुत व्यस्त रहा, उस वजह से वो छूटा। और जनवरी में फिर मुझे लखनऊ जाना पड़ा, फिर एक कॉन्फ्रेंस में। तो उस दिन भी मैं ट्रेवल में था, तो मैं इस मीटिंग को नहीं कर पाया। आज हम लोग एक किसी भी दीर्घकालिक व्याधि के साथ जुड़े हुए एक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या पर चर्चा करेंगे। मनु, आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई एक दीर्घकालिक असाध्य व्याधि हो जाए, अब असाध्य से मतलब ये नहीं कि उसकी चिकित्सा नहीं की जाती। आप देखते होंगे तमाम विज्ञापन भी छपते हैं हर तरह के पैथी के लोगों के, कि हमारे पास असाध्य रोग का अचूक इलाज है। अरे भाई, जब अचूक इलाज है तो फिर वो रोग असाध्य कहाँ रहा? असाध्य है तो अचूक इलाज नहीं, और अगर अचूक इलाज है तो असाध्य नहीं है। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती, कि रोग भी असाध्य है और आपके पास उसका अचूक इलाज भी है। लेकिन ऐसे विज्ञापन छपते हैं। असाध्य से मतलब कि वो बीमारी ऐसी है, वो व्याधि ऐसी है कि जिसका कोई समयबद्ध तरीके से यदि कोई उपचार किया जाए तो फिर उसके बाद कुछ समय के पश्चात उपचार की आवश्यकता ना रहे। किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, 6 महीने 9 महीने का आपने उसको उपचार दिया, टीबी ठीक हो गई, आपने दवाएं बंद कर दी, वो साध्य है। किसी को मियादी बुखार हुआ, आपने उपचार किया, बुखार खत्म हुआ, दवाएं बंद हो गई, वो साध्य है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है, खास करके जीवन शैली जनित बीमारियां, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया, ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें जीवन पर्यंत औषधि का उपयोग करना पड़ता है, नियमित चिकित्सक से संपर्क में रहना पड़ता है, नियमित जांच कराने पड़ते हैं, और आजीवन उस व्याधि को अंगीकार करते हुए अपने जीवन के एक अंग के रूप में उस पर ध्यान देते हुए आप जीवन जीते हैं, कि वह व्याधि आपके जीवन की कार्यशैली को, आपके जीवन की गुणवत्ता को बाधित न करे, आपको खाट पर न लेटा दे, आप इतने बीमार ना पड़ जाएं कि आप अपना काम ना कर पाए, दूसरे पर निर्भर हो जाएं। चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप एक क्रियाशील जीवन एक अच्छी आयु के साथ उस व्याधि के रहते हुए भी प्राप्त कर सकें। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है जब अगर ऐसी कोई व्याधि हो जाए जिसका जीवन पर्यंत हमको अपने जीवन में उसको अंगीकार करना पड़े, स्वीकार करना पड़े, उपचार करना पड़े, तो एक मानसिक दबाव तो किसी भी व्यक्ति के अंदर आएगा ही आएगा। ये स्वाभाविक है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, मधुमेह के संदर्भ में विशेष रूप से, कि और इसको हम डॉक्टर अभिलाषा के लिए 2-3 हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे किसी को पहली बार मधुमेह पता चला तो वह किन मानसिक परिस्थितियों से गुजरता है। किसी को मधुमेह कई वर्षों से है और वो चिकित्सा ले रहा है, वह किन किन मानसिक परिस्थितियों से गुजरता है। चिकित्सा छोड़ने के क्या कारण होते हैं। मालूम है कि लंबी व्याधि है, लगातार चिकित्सा लेनी है, लेकिन फिर वो बीच बीच में दवा छोड़ देता है। तो इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम करती है, वो क्यों दवा छोड़ के बैठ जाता है, क्यों जांचें नहीं कराता। तो इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता को, जो एमडी साइकेट्री हैं और बरेली में रहती हैं। वहाँ राजश्री मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अपनी निजी क्लिनिक भी चलाती हैं। एक अच्छा अनुभव है इनके पास, और अभी उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में भी इनकी एक व्याख्या हुई थी, एक व्याख्यान हुआ था। तो डॉक्टर अभिलाषा, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने स्लाइड्स के माध्यम से इन बिंदुओं पर जो मैंने रखा है आप विस्तार पूर्वक चर्चा करें। उसके बाद हम लोगों के प्रश्न लेंगे और फिर उस पर हम बातचीत करेंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। जैसा कि सर ने बताया, आज हम जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो भी मानसिक समस्याएं हैं लॉन्ग टर्म डायबिटीज की वजह से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरी स्लाइड्स आपको शेयर हो रही हैं क्या? हेलो। अभी नहीं, पीपीटी नीचे से शेयर स्क्रीन पे जाइए, वहां से आपकी स्लाइड शेयर होंगी। नीचे शेयर स्क्रीन आएगा, आप अपना पहले पीपीटी खोल लीजिए। और खोल लिया है मैंने। तो शेयर स्क्रीन पे जाइए और अपना पीपीटी, अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए।
शेयर स्क्रीन इज ऑन। जहाँ पीपीटी दिख रहा है उसको आप क्लिक कर लीजिए तो शेयर हो जाएगा। अभी भी नहीं दिख रहा आई थिंक। नहीं, स्लाइड अभी भी आपकी नहीं दिख रही है। हाँ, अब आ गई स्लाइड आपकी। अब इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए आप। ओके। प्रेजेंटेशन मोड में करके आप इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। अब शेयर हो रही है। अब शेयर हो रही है, लेकिन आप वो ओके। हाँ। हाँ, स्लाइड शॉर्टर शेयर हुई है। हाँ ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए आप। हाँ। प्रेजेंटेशन मोड में चले जाए, स्लाइड शो में चले जाइए आप। अब हो हाँ गई ठीक, ना। अब ओके। हो गए। हाँ ठीक। गुड। तो गुड मॉर्निंग। हम शुरू करेंगे माइंड और बॉडी कनेक्शन से। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को डब्ल्यूएचओ ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ने इक्वल इम्पोर्टेंस दी हुई है। जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। बट इंडिया में या कहीं ओवरऑल ही हम फिजिकल हेल्थ पे अब ज्यादा इम्पैक्ट, ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू हमारे मेंटल हेल्थ के। अभिलाषा जी, अभी भी आपका जो चेहरा कट जा रहा है, थोड़ा सा आप कैमरा एडजस्ट कीजिए। हाँ ठीक है। लेकिन ये देखा गया है, कई सारी स्टडीज की गई हैं, उसमें यही देखा गया है कि जो भी हमारे सोचने का तरीका है, जो भी हम महसूस करते हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो जीवन जीने के प्रति हमारा एटीट्यूड है, ये सब चीज लास्टली फोकस करता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी कैसी है। हम मोटे हैं नहीं हैं, हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हमें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये सब चीजें। और अगर ये देखा गया है कि अगर किसी को मेंटल इलनेस है, कोई भी मानसिक बीमारी है, उसको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, या नशा अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति करता हो रेगुलरली, तो कोई भी अगर अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है किसी को, तो जो डायबिटीज का आउटकम है, जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस है, लॉन्ग टर्म आउटकम है, वो उससे खराब हो जाती हैं चीजें। और इसका एक अच्छा पक्ष भी देखा गया है कि अगर कोई डायबिटिक है और साथ में उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है, बट वो दोनों का ट्रीटमेंट ले, दोनों के प्रति ध्यान दे, तो दोनों ही बीमारियां सही हो जाती हैं और पेशेंट को एक हेल्दी लाइफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपनी जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी फोकस करें एज कंपेयर टू हमारा फिजिकल हेल्थ। तो ये देखा गया है कि जो मधुमेह है और मानसिक बीमारियां हैं, इनमें एक बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन देखा जाता है। मतलब कि ये दोनों बीमारियां एक दूसरे पे प्रभाव डालती हैं, और एक के होने से दूसरे के होने के चांसेस बढ़ते हैं, या आगे क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। एक साइकेट्रिस्ट रह चुके हैं 17वीं सेंचुरी में, सर हेनरी मॉट्सले। इनकी बुक्स अभी भी आती हैं। इन्होंने 17वीं शताब्दी में ही ये चीज बोली थी कि डायबिटीज जो है ये एक क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज है। ज्यादातर व्यक्ति के साथ ही जाता है ये, अगर एक बार हो गया तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए तो आपको एक लॉन्ग लाइफ मिल सकती है। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते सही तरीके से, तो डायबिटीज की वजह से एक लंबी उदासी या डिप्रेशन या दूसरी मानसिक बीमारियां जो है ये ज्यादा देखने को मिलती हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। अब डायबिटीज और मेंटल हेल्थ जो है ये कैसे कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति में। तो पहली चीज आती है कि ये जो दो बीमारियां हैं किसी में, फॉर एग्जांपल हम लेंगे किसी को अगर डिप्रेशन है और डायबिटीज भी है, तो पहला केस हो सकता है कि ये जो दो कंडीशंस हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, और इनमें कोई अपरेंट डायरेक्ट हमें कनेक्शन ना मिले। बट यूजुअली ऐसा नहीं देखा जाता है। यूजुअली जो है वो ये देखा जाता है कि अगर डायबिटीज है और किसी को उसके बाद साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो रहा है, पहले से कोई डायबिटिक है, उसे फिर डिप्रेशन हो गया। अब उसी पे हम आएंगे आगे कि जो सर ने बोला अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज पता लगने के क्या होते हैं। तो अक्यूटली पेशेंट को एक बॉडी में, माइंड में रिएक्शन होता है कि नहीं मुझे ही क्यों, या मुझे नहीं हो सकता। तो या फियर और एंजाइटी होती है। तो
ये जो एक डेवलपमेंट होता है नई साइकेट्रिक इमोशंस का, ये जो है वो लॉन्ग टर्म डायबिटीज का जो कोर्स है उसको कॉम्प्लिकेट कर सकता है। पेशेंट कैसे ट्रीटमेंट ले रहा है, फिजिशियन से कैसे मिलने जा रहा है, इस चीज को बहुत ज्यादा प्रभाव करता है ये। तीसरी चीज पे आए हम, तो डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ये जो मेन मानसिक बीमारियां हैं, या फिर नशा, किसी भी प्रकार का नशा जो करते हैं, ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स की तरह देखे गए हैं फॉर द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। मतलब कोई व्यक्ति अगर जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड है पहले से ही, जो कि यूजुअली आजकल मैक्सिमम लोग हैं, और दूसरी चीज लाइफस्टाइल भी उसकी ज्यादा अच्छी नहीं है, और उसके साथ ही उसे कोई क्रोनिक मानसिक बीमारी भी हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट में डायबिटीज होने के चांस या प्री डायबिटिक होने के चांस बढ़ जाते हैं। लाइक सिजोफ्रेनिया में हम कई ऐसी दवाइयों का यूज करते हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं, जैसे ओलेंजापीन है या क्लोजापीन है, जिनकी टेंडेंसी है कि वो वजन बढ़ाएंगे मरीज का, और एपेटाइट बढ़ाएंगे, भूख बढ़ाएंगे। और पेशेंट वैसे ही सीडेंटरी है, सिजोफ्रेनिक है, तो ज्यादा भाग दौड़ या काम नहीं कर रहा है मरीज, और जो शुगर का कंट्रोल है उसे खराब करते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स हमेशा बढ़ाते हैं। तो वो किसी भी व्यक्ति में जो प्रीडिस्पोज्ड है उसको डायबिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथी चीज ये देखी जाती है कि जो साइकेट्रिक इलनेस एक होती है पैनिक डिसऑर्डर, हम सबने सुना होगा पैनिक अटैक होता है। तो पैनिक अटैक में क्या होता है कि एपिसोड्स होते हैं मरीज को, जिसमें उसे हाथ में कपकपाहट होने लगेगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और या फिर जान निकल जाएगी, कहीं बाहर खुले में निकल के भागें। तो ये जो लक्षण है ना, ये क्षणिक रहते हैं, और ये सिमिलर सिम्टम्स जो है वो हमें हाइपोग्लाइसीमिया अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को हो रहा है तो उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग है सिम्टम्स की, इसके लिए भी हमें सचेत रहना पड़ता है एज अ पेशेंट। एक चीज और जो देखी जाती है, वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में जो मेडिकेशन हम यूज करते हैं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक मैंने आपको बताया, दूसरा एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी ड्रग्स होते हैं, एसएसआरआईज। ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं साइकेट्रिक मेडिकेशंस के रूप में, जैसे कि स्टेलोप्राम है, सर्ट्रालीन है, बहुत सारी दवाइयां हैं। ये दवाइयां भी लॉन्ग रन में जो है वो ग्लूकोज का टॉलरेंस जो है आपका उसको गड़बड़ करती हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं और अगर आपको डिप्रेशन भी है, तो अपने साइकेट्रिस्ट से या तो आप डिस्कस करिए, या फिर अपने फिजिशियन से जिससे आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे ये चीज डिस्कस करिए। और लास्टली, अगर किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो और स्पेशली अगर साइकोटिक डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, तो लॉन्ग टर्म जो व्यक्ति डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहा था उसके ट्रीटमेंट एडहेरेंस पे भी ये चीज अफेक्ट डालती है। वो अपने ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं जाएगा, या उसको ये लगेगा मुझे अब डायबिटीज भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ट्रीटमेंट नहीं लेने पहुंचेगा। फिर जो दवाइयां हम डायबिटीज को ट्रीट करने में यूज करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इनका जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, मतलब कि हमारी बॉडी जब हम कोई भी दवाई खाते हैं तो हमारी बॉडी उस दवाई के साथ क्या करती है, कैसे मेटाबोलाइज करती है, कैसे यूज करती है बॉडी में। तो जो लोग क्रोनिकली स्पेशली टोबैको, निकोटीन सिगरेट या अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं, जो डायबिटिक लोग, वो ओएचएस जो है, जो भी वो डायबिटीज के लिए दवाई खा रहे हैं, उनके मेटाबॉलिज्म पे इस चीज का, नशे का प्रभाव बहुत ज्यादा देखा जाता है। फिर फोबिया एक बीमारी होती है, फोबिया भी कॉमन यूज टर्म है। फोबिया में डर होता है, एक्सेसिव फियर होगा किसी ऐसी चीज का जो कि बाकी लोगों के लिए नॉर्मल है। तो एक कॉमन फोबिया देखा जाता है कि हॉस्पिटल विजिट से कई लोगों को अस्पताल जाने का किसी का नहीं मन करता, लेकिन कई लोगों को फोबिया होता है उस चीज से। या नीडल प्रिक से फोबिया होता है कि सुई नहीं लगवाएंगे, या हल्की सी भी सुई नहीं चुभनी चाहिए। तो अगर ऐसे फोबिया वाले व्यक्ति को डायबिटिक हो जाए, तो इट कैन लीड टू डिफिकल्टीज, क्योंकि डायबिटीज में रेगुलर जो है आपको ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग भी चाहिए, और कई केसेस में अगर हम इंसुलिन इंजेक्शन के लिए पेशेंट को काउंसिल कर रहे हैं, तो फोबिया ऑफ नीडल्स कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। उसके लिए फिर फोबिया का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और लास्टली, अगर किसी पेशेंट को मेंटल इलनेस पहले से है और उसको को एग्जिस्टिंग डायबिटीज भी हो गई, तो उस पेशेंट का जो निकल के और जाके डायबिटीज और मेंटल इलनेस का इलाज लेने का टेंडेंसी था वो कम हो जाएगा, वो इलाज नहीं लेगा या लेट से लेगा। अब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए,
कि किसी को डायबिटीज और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स अगर साथ में हो रही हैं तो वो व्यक्ति को कैसे प्रभावित करेगा। तो सबसे पहली चीज है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, ये हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स होता है कि कोई भी इंसान लाइफ एंजॉय कैसे कर रहा है या अपने लाइफ में कितना खुश है जीने के साथ साथ ही। तो अगर किसी को डायबिटीज और साथ में कोई को एग्जिस्टिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, यूजुअली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी लॉन्ग टर्म होते हैं, क्रोनिक होते हैं, कुछ साल तो रहते ही हैं। तो उन व्यक्तियों में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जीवन को एंजॉय करने का टेंडेंसी है, वो कम हो जाती है। दूसरी चीज, दो बीमारियां एक साथ हैं तो ऑब्वियसली आप दो केयर गिवर्स के पास जाएंगे, आप डायबिटीज के लिए फिजिशियन के पास जाएंगे एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए साइकेट्रिस्ट को अगर दिखाते हैं तो मेडिकेशन का कॉस्ट हो वो बढ़ जाएगा आपका, वो पेशेंट पे बर्डन की तरह देखने को मिलता है। इसकी वजह से पुअर ट्रीटमेंट एडहेरेंस हो सकता है कि मरीज दवाई बीच बीच में छोड़ दे, लग के दवाई ना करे। और अगर सही से उसने अपने फिजिशियन को नहीं बताया कि मैं डायबिटिक हूँ और दवाइयाँ सही से नहीं चूज की गई, तो हो सकता है जो उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल चला आ रहा है वो बिगड़ जाए। और लास्टली ये देखा गया है कि जो डायबिटीज है उसके कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है या लैक्टिक एसिडोसिस होता है। तो इन जो अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है वो क्योंकि अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है और अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रख रहा है, तो जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो साइकेट्रिक पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल नॉन मेंटल इलनेस वाले डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अब कितना कॉमन है ये जो है डायबिटीज और मेंटल इलनेस, अगर कोई डायबिटिक है तो उस उनमें मेंटल इलनेस कितने कॉमनली देखा जाता है, तो ये एक आइसबर्ग की तरह है। हमें लगता है कि अरे नहीं, मेंटल इलनेस इतना कॉमन नहीं है, बट सर्वेज में देखा गया है, कई सारे स्टडी किए गए हैं, उनमें ये निकल के आया है कि लगभग आधे, अगर 100 लोग डायबिटिक हैं तो उनमें से लगभग 45 से 50 लोग ऐसे होते हैं जो अपने डायबिटीज के कोर्स में, क्योंकि डायबिटीज भी एक क्रोनिक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, तो अपने पूरे डिटेक्ट होने के बाद से जो आगे का अपना लाइफ रहता है उसमें लगभग कभी ना कभी आधे व्यक्ति जो होते हैं उनको मेंटल इलनेस होती है। कौन सी होती है इस पे हम आगे बात करेंगे। इसलिए रेगुलर स्क्रीनिंग जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें होनी चाहिए, स्पेशली जो हायर रिस्क पे हैं मेंटल इलनेस डेवलप होने के, जैसे कि जो नए नए डायबिटिक्स डायग्नोज हो रहे हैं वो, उनमें स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में जाने के, एंग्जाइटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई कंसीव कर रहा है, उसमें स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। एल्डरली है, कोई 60 65 साल के ऊपर है, उसमें साइकेट्रिक इलनेस होने के ज्यादा चांसेस हैं। किसी को फैमिली हिस्ट्री है साइकेट्रिक इलनेस की तो उसमें देखना चाहिए। और कोई अगर क्रोनिकली कोई भी सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, स्पेशली अल्कोहल एंड टोबैको, तो उनको भी हमें रेगुलरली स्क्रीन करना चाहिए। कौन कौन से कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि डायबिटिक्स में ज्यादा देखे जाते हैं, तो हम बात करेंगे डिलीरियम की। ये टर्म यूजुअली जल्दी सुनने को नहीं मिलता है, बट ये एक साइकेट्रिक इमरजेंसी है। ये यूजुअली जो आईसीयू वाले पेशेंट्स हैं उनमें, या जो डायबिटिक कोई भी पेशेंट हो जिनमें सर्जरी हुई हो रिसेंटली या कोई सीवियर मेडिकल एलिमेंट हुई हो जिनको, उनमें देखने को मिलता है। डायबिटिक्स में डिलीरियम के चांस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर कंट्रोल आपका अच्छा नहीं है तो आपको एपिसोड हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया का या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का या लैक्टिक एसिडोसिस का, जो भी शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी वजह से पेशेंट का डिलीरियम में जाने का चांस बढ़ जाता है। डिलीरियम क्या है? डिलीरियम एक अक्यूट मानसिक कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है और इसमें एडमिशन और हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। ये साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है, मतलब जान के लिए खतरनाक होती है। और ये भी देखा गया है कि अगर कोई नॉन डायबिटिक इंसान है वो डिलीरियम में जाता है और कोई डायबिटिक व्यक्ति डिलीरियम में जाता है, तो डायबिटिक वाला जो पेशेंट है उसका डिलीरियम से निकलने का जो टाइम है वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, ज्यादा डिटोरिएशन देखा जाता है, मोर्टेलिटी जो मृत्यु दर है वो ज्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक मरीज जिसको डिलीरियम हुआ हो। और ओवरऑल आउटकम पुअर होता है अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो। सब्सटेंस अब्यूज, सिगरेट स्मोकिंग जो है ये देखा गया है कि ये इंडिपेंडेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर किसी को डायबिटीज नहीं है, वो प्री डिस्पोज्ड है
और वो रेगुलरली सिगरेट स्मोकिंग निकोटिन अब्यूज कर रहा है, तो वो अपने आप को डायबिटीज की ओर ले जा रहा है। ये मॉडिफाइबल है। जैसे वजन, अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो डायबिटीज पहले हो जाएगी, एक जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, लेकिन एक आप खुद खुद को उस ओर ले जा रहे हैं, तो स्मोकिंग इज ऑल्सो आपके हाथ में है, दैट इज मॉडिफाइबल। जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, जो मैक्रोवैस्कुलर और माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किडनी पे इफेक्ट डालता है, आंख के पर्दे पे इफेक्ट डालता है, नसों पे इफेक्ट डालता है। तो सिगरेट स्मोकिंग इस रिस्क को बढ़ा देता है। अगर वैसे आपका डायबिटिक कंट्रोल अच्छा है और आपको ये कॉम्प्लिकेशंस अगर 30-35 साल में जाके होनी थी, और आप सिगरेट स्मोकिंग क्रोनिकली कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये पहले प्रेसिपिटेट हो जाएंगी आपको। दूसरी चीज, जो हार्ट डिजीजेस होती है डायबिटीज की वजह से, जो स्ट्रोक है, लकवा मारने के चांस हैं ब्रेन में, और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज वगैरह है, इनके भी चांस स्मोकिंग से बढ़ जाते हैं। ये भी देखा गया है कि अगर जो लोग क्रोनिकली स्मोक करते हैं उनका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो डिस्टर्ब करता है स्मोकिंग। तो कोई डायबिटिक है तो ही शुड आइडियली नॉट स्मोक। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर टाइप 1 डायबिटिक्स एंड एडोलेसेंट्स हु आर डायग्नोस्ड विद डायबिटीज, कोई भी किशोरावस्था में किसी को अगर डायबिटीज हो रही है तो हमें ये चीज पेशेंट को बतानी चाहिए, बिकॉज यूजुअली आफ्टर 15, बिटवीन 15 to 20 ईयर्स ही ये एज होती है जब कोई कोई भी सब्सटेंस है, टोबैको है, अल्कोहल है, तो इसका अब्यूज शुरू करता है, इसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति शुरू करता है। तो अगर हम किसी को इस एज में डायबिटीज डायग्नोस कर रहे हैं तो हमें उसे इस चीज के लिए बताना चाहिए कि आपको टोबैको और अल्कोहल से स्पेशली दूर रहना है। कमिंग ऑन टू अल्कोहल, डायबिटिक पॉपुलेशन में कभी ना कभी 50 से 60% लोग जो है वो शराब का सेवन करते हैं। कभी कभी का सेवन करना उसको हानिकारक नहीं माना गया है, बट लार्ज अमाउंट में रेगुलरली जो अल्कोहल लेते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। अगर वो डायबिटिक नहीं है तो रिस्क बढ़ जाएगा। अगर वो डायबिटिक है पहले से तो जो उनका जो ग्लूकोज का इंटॉलरेंस है और ग्लाइसेमिक कंट्रोल है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्कोहल इंड्यूस्ड एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस एक एंटिटी है जिसमें कि पैनक्रियाज में सूजन हो जाता है। तो क्योंकि इंसुलिन पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है तो अल्कोहलिक्स में ये होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। दूसरा, जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन क्रोनिक करते हैं उनको ये होता है कि हमें सिर्फ अल्कोहल चाहिए, उन्हें खाने से ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो अल्कोहल इंड्यूस्ड फास्टिंग करते हैं वो लोग, कि सिर्फ शराब पी ली, ज्यादा खाया नहीं। उससे पेशेंट अगर डायबिटिक है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। और क्योंकि वो ड्रंक भी है, उसने शराब पी रखी है, उसका जो जजमेंट है कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हो रहे हैं, वो ये चीज टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और उसकी जान खतरे में जा सकती है। डायबिटीज के यूज के लिए एक ड्रग होती है क्लोरप्रोपामाइड। तो अगर इस ड्रग को, और आप अपने फिजिशियन से नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि आप अल्कोहल डेली ले रहे हैं, आप फिजिशियन को नहीं पता वो आपको ये ड्रग लिख रहा है, और आप साथ में ही अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं लार्ज अमाउंट्स में, तो एक डाइसल्फिराम इथेनॉल टाइप ऑफ रिएक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी ने दवाई खाई और साथ में अल्कोहल भी पी लिया, तो उसकी बॉडी में एक रिएक्शन जनरेट होता है जिसमें कि फेशियल फ्लशिंग है, मतलब मुंह लाल हो जाएगा, छाती पे भारीपन हो जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, उल्टियां हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये रिएक्शन प्रेसिपिटेट कर जाएगा, उसे ये रिएक्शन होने लगेगा। फिर आते हैं, रेगुलरली अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसका वेट गेन होता है अल्कोहल से। इसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं इनका कंट्रोल बेकार हो सकता है। मेटफॉर्मिन, ये ड्रग तो हर, मुझे लगता है डायबिटिक इस ड्रग के नाम से वाकिफ है, मेटफॉर्मिन बहुत कॉमनली यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई मेटफॉर्मिन के साथ साथ रेगुलरली अल्कोहल लेता है तो भी एक चीज होती है लैक्टिक एसिडोसिस, इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। और लास्टली, अल्कोहल जो हमारे लिवर पे प्रभाव डालता है, तो हम डायबिटीज के लिए जो दवाइयाँ खाते हैं जो कि लिवर से मेटाबोलाइज हो रही हैं, लिवर उनका यूज कर रहा है, उस पे इफेक्ट आता है, तो हमें अपने फिजिशियन को बताना चाहिए ताकि हमारी डोज वो टाइट्रेट कर सकें। बट द बेस लाइन इज कि अगर कोई डायबिटिक है तो क्रोनिकली कोई भी सब्सटेंस नहीं अभी यूज करना चाहिए, नॉन डायबिटिक को भी नहीं करना चाहिए, बी इट टोबैको और बी इट अल्कोहल। अगर कोई क्रोनिकली किसी को इसका एडिक्शन है तो अपने फिजिशियन से मिलके इसको रोकने का कोशिश करनी चाहिए।
जो तीसरी कॉमन बीमारी डायबिटिक्स में देखी जाती है दैट इज मूड डिसऑर्डर्स, जो मन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन बहुत कॉमन टर्म है आज की डेट में, हम सबने सुना है। वैसे डिप्रेशन होने के चांस जो है वो 4 में से 1 व्यक्ति आज की डेट में क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, मतलब उसे इलाज की जरूरत है। बट डायबिटीज में जो है ये रिस्क जो वो है वो 50 से 100 टाइम्स बढ़ जाता है। जो सर ने बात कही थी कि क्रोनिक अगर कोई लॉन्ग टर्म डायबिटिक है तो उसमें क्या मानसिक बीमारी देखने को मिलती है, उसमें सबसे कॉमनली हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। कोई नया नया डायग्नोस हो रहा है उसमें एंजाइटी और स्ट्रेस देखने को मिलता है। किसी को पता है बट लंबे समय से डायबिटीज चल रही है तो पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको ये लगता है कि मैं कब तक दवाई खाऊंगा या ये तो चलता ही रहेगा, उस वजह से पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में जाने के चांस बढ़ते हैं। डायबिटीज जो है वो डिप्रेशन कॉज कर सकता है। सिमिलरली डिप्रेशन को भी देखा गया है कि अगर किसी में डिप्रेशन लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिप्रेशन है, सिवियर डिप्रेशन, तो वो भी डायबिटीज भी कॉज कर सकता है। इसकी वजह क्या है कि दिमाग में कई सारे न्यूरो एंडोक्राइनल चेंजेस हैं, लेप्टिन एक्टिविटी होती है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ये जो चीजें हैं ये सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, सेल के लेवल पे, माइंड और बॉडी के बीच में ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक बीमारी जो है वो दूसरे को जन्म दे सकती है। एक एंटिटी होती है डिस्थाइमिया। इसमें क्या है कि पेशेंट को कम से कम 2 साल तक उसको ये लगेगा कि मेरा मन अच्छा नहीं है, लेकिन डिप्रेशन के पूरे क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करेगा जो डायग्नोसिस के क्राइटेरिया है। 2 या उससे कम लक्षण डिप्रेशन के रहेंगे, मतलब मन उदास रहेगा, या एनर्जी लेवल्स कम रहेंगी, या भूख कम हो जाएगी, या किसी से बात करने की इच्छा नहीं करेगी, या फिर जिस काम में उसे पहले अच्छा लगता था काम करने में वो इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाएगा। तो डिस्थाइमिया लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि उसको ये भी नहीं पता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन उसका मन पहले जैसा अच्छा भी नहीं रहता। और एक बीमारी होती है मूड डिसऑर्डर, बीपीएडी, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें जो है वो एपिसोड्स होते हैं, या तो पेशेंट मेनिया में जाएगा तेजी में, या डिप्रेशन में जाएगा, किसी में भी जा सकता है कॉन्जिक्यूटिवली अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है पेशेंट। बीपीएडी क्यों इंपॉर्टेंट है? कई ऐसी दवाइयां हैं जो मूड स्टेबलाइजर्स हम यूज करते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में, जैसे सोडियम वैल्प्रोएट है। ये हमारे शुगर के कंट्रोल को थोड़ा बेकार करती हैं। तो अगर हम डायबिटिक हैं और हमें बीपीएडी भी है तो हमें अपने साइकेट्रिस्ट को एज वेल एज अपने फिजिशियन को ये चीज बतानी चाहिए। दूसरा, कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर हो वो स्ट्रेस को लीड करता है। किसी को सिजोफ्रेनिया हो, किसी को बीपीएडी हो, किसी को एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी क्रोनिक साइकेट्रिक इलनेस है, उसकी वजह से लास्टली जो है वो पेशेंट को स्ट्रेस होगा। घर में कुछ झगड़ा हो गया उससे भी स्ट्रेस होगा। तो जो लोग जिनको डायबिटीज है अगर उन्हें क्रोनिक लेवल पे स्ट्रेस रहता है वो अपना ट्रीटमेंट फिर नहीं टाइम पे लेते हैं, और स्मोकिंग की ओर या अल्कोहल यूज की ओर या ओवर ईटिंग की ओर, बिंज ईटिंग एक टर्म है कि वैसे नहीं खाएंगे कुछ भी, अगर कोई ओबीज है और डायबिटिक है तो डाइटिंग कर रहे हैं तो कुछ नहीं खाएंगे, बट शाम के टाइम में दिल बिंज ईट, या स्ट्रेस होगा तो फिर कुछ भी खा लेंगे, उससे वेट फिर ज्यादा बढ़ता है ना कि कम होता है। और सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जब मेंटल इलनेस है तो आप उतने मेंटली एक्टिव नहीं है, आप फिजिकली भी एक्टिव नहीं है, काम करने नहीं जा रहे, अपने माइंड को अपने बॉडी को आप कहीं लगा नहीं रहे हो, तो इस वजह से डायबिटीज का कंट्रोल आपका बेकार होता है। और जैसा कि पहले बताया, एंटीसाइकोटिक्स, एसएसआरआईज या बेंजोडाइजेपिन्स हैं, कई ऐसी दवाइयां हैं जो कॉमनली साइकेट्री में हम यूज करते हैं, ये डायबिटीज के रिस्क को बढ़ाती हैं। फिर आते हैं एंजाइटी, भी हम सबने नाम सुना हुआ है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इसमें जो सबसे कॉमन बीमारी है वो होती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। बाकी पैनिक डिसऑर्डर भी इसमें एक एंटिटी है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी इसी का पार्ट है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो डायबिटिक्स में 3 गुना ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। और हाइपोग्लाइसिमिक एपिसोड्स के साथ जो पैनिक अटैक के फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं, तो हमें इसके लिए पेशेंट को अवेयर करना चाहिए। सीजोफ्रेनिया, इसको हिंदी में हम मनोविकलता बोलते हैं, और कॉमन टर्म्स में जो हम पेशेंट को कहते हैं कि अरे ये तो पागल है या पागलपना है, दैट इज सीजोफ्रेनिया। कि पेशेंट जो है वो बेमतलब की बातें करे, रात में सोए नहीं, शक करे, या उसे डर लगने लगे। तो सीजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है, एंड इसके भी जनरल पॉपुलेशन में 1 में से अगर 100 में हो व्यक्ति में हो रहा है, तो डायबिटिक्स में ये रिस्क जो है वो 2 से 4 टाइम बढ़ जाता है। क्यों?
कि जो सिजोफ्रेनिया ये भी एक क्रोनिक मेंटल इलनेस है, बहुत लंबी मानसिक बीमारी है। और यूजुअली अगर अनट्रीटेड है, अगर सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट पेशेंट ले रहा है देन इट्स ओके। अगर अनट्रीटेड कोई सिजोफ्रेनिक है तो बहुत ज्यादा बिहेवियरल और पर्सनालिटी चेंजेस देखे जाते हैं। फिजिकली पेशेंट इनएक्टिव हो जाएगा, अपने डाइट के, अपने हेल्थ के प्रति बिल्कुल केयर नहीं करेगा। ट्रीटमेंट लेना तो बहुत दूर की बात है, और अगर ट्रीटमेंट ले भी रहा है तो एंटीसाइकोटिक्स जो है वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए हमें वॉच रखना चाहिए। इन चीजों की वजह से सिजोफ्रेनिक्स और डायबिटिक अगर किसी एक व्यक्ति में है तो उसमें बहुत ज्यादा मृत्यु दर देखने को मिलती है, बिकॉज पेशेंट अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के प्रति बिल्कुल सचेत नहीं रहता। और सिजोफ्रेनिया इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और इट कैन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन द एंड ये बहुत जरूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ है जो इनके बीच में बैलेंस और हार्मनी बनाए रखें। रेगुलरली अपने डायबिटीज को चेक करें, फिजिशियन के अंडर रहें, हम अपना वॉचफुल रहें सिम्टम्स के लिए। जो साइकेट्रिक इलनेस के कॉमन सिम्टम्स हैं उनके लिए भी अगर हम खुद डायबिटिक है तो हम वॉचफुल रहें, या हमारे घर में कोई डायबिटिक है, हम उसके कोई क्लोज्ड है तो उसके प्रति हम देखें कि उसके बिहेवियर में, उसके पर्सनालिटी में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वी शुड कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट ऑन टाइम एंड हैव अ गुड कंट्रोल ऑन योर डायबिटीज एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिलाषा। थैंक यू और सर। हाँ, अब अपने स्लाइड को आप अनशेयर कर लीजिए तो हम लोग फुल स्क्रीन हो जाएंगे। हाँ, तो बंधुओं, आपने इस करीब 40 मिनट की वार्ता में मोटे मोटे बिंदु, जो मनोवैज्ञानिक पहलू होते हैं किसी भी दीर्घकालिक व्याधि के साथ, विशेषकर मधुमेह के साथ, उसके बारे में एक चर्चा सुनी। तो अब ये आपके लिए खुला सत्र है कि इसमें आपके मन की जो जिज्ञासाएं हो, जो प्रश्न हो, उनको आप रखें। डॉक्टर अभिलाषा उसका उत्तर देंगी। मैडम शशि पाठक जी गुड मॉर्निंग। मैडम गीता सिंह जी गुड मॉर्निंग। पंकज त्रिपाठी जी नमस्ते। अनुपम दुबे जी आपको भी नमस्कार। और अब सभी लोग अपने प्रश्न रखें ताकि ये चर्चा सार्थक हो सके। हाँ, पाठक जी आप अपने प्रश्न को रखें। सर, मेरा रिक्वेस्ट ये है सर, पहली बात तो डॉक्टर अभिलाषा को बहुत बहुत बधाई, मेरे तरफ से शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा लेक्चर दी है, बहुत अच्छा खुलकर बोली है, हर विषय को टच की है। और जो हमारे पहले से थोड़ी सी दिल में कोई जिज्ञासा थी उसको भी टच की है। बहुत दिन बाद इनको देखा हूं, लेकिन बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, खुश रहो। अच्छा, दूसरा डॉक्टर अभिलाषा, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे है जी। कि देखिए, मैं डायबिटीज हूँ और कम से कम 30 साल से हूँ, जी। और लैंटस लेता हूँ प्लस मेटाफार्मिन, और इससे लेता हूँ, ओरल भी लेता हूँ। जी सर। तो चूंकि मेरा बैकग्राउंड है कि मैं रिटायर्ड कमांडेंट हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, तो आपको पता हो फोर्स का थोड़ा सा होता है कि शाम को ड्रिंक वगैरह जरूर करते हैं। आपने बीच बीच में अल्कोहल को भी टच किया है जी। जी अपने सर। लेक्चर में। तो ऐसे तो मैं कोई हैबिचुएट नहीं हूँ, लेकिन कोई पार्टी पुर्टी हो गई या कुछ हो गई, और ऐसा भी नहीं है कि हैवी ड्रिंक भी नहीं लेता हूँ। पापा को पता है आपके कि ज्यादा से ज्यादा 60 या 90, क्या ये ml, क्या ये जी। नुकसानदेह है? क्या कभी कभी होता है, ऐसा नहीं, महीने में 1-2 बार, इससे ज्यादा नहीं। जी पापा को सर। पता है से क्या मतलब है? आपका पापा आपका साथ देते हैं क्या? वो उसको पता है, अरे आप डॉक्टर अपना अभिलाषा प्रश्न को रखिए, सब पता है। मुझे क्यों लपेट रहे हैं आप इसमें? मैंने कहा बोला, अगर आपको दिल में शंका है सर तो आप, मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन डॉक्टर नहीं अभिलाषा नहीं, को सब पता थोड़ा सा चर्चा को बोझिल न रहे, इस वजह से मैंने ये टिप्पणी की। सर अभिलाषा जी बताइए इनके प्रश्न का सर उत्तर। अगर हम आइडियल बात करें तो बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, जी लेकिन आइडियली कोई चलता नहीं है। तो अगर आप कभी कभी ले रहे हैं और मॉडरेट अमाउंट में ले रहे हैं, जैसे जैसे आपने बताया 60-90 ml या 120 ml, तो और बहुत रेयरली अगर ले रहे हैं, मतलब हफ्ते में 2 बार, 1 बार या उससे भी कम अगर ले रहे हैं सर, तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव देखा गया है। मतलब आपके लिए अच्छी खबर है। मैं ये नहीं कह रही आपको पीना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसीलिए डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि कोई अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज नॉट सेफ,
लेकिन अगर आप बहुत लो अमाउंट में कभी कभी लेते हैं तो उसको हार्ट के लिए, उस रिसर्च में पाया गया कि हार्ट के लिए कार्डियो प्रोटेक्टिव है, वो चीज अच्छी है। वेरी नाइस। लेकिन दिक्कत तब है अगर आप रेगुलर यूज कर रहे थे, हफ्ते में आप 5 दिन ले रहे हैं, या आपको डिपेंडेंस है उस चीज का, उसका डोज नो भी डॉक्टर, बढ़ता जा रहा है, नो तो अगर डॉक्टर, वो नो नहीं है नो सर तो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कंटिन्यू। नॉट मतलब मोर देन 90 ml, और पाठक जी देखिए, वो भी ट्वाइस पाठक जी, मंथ्स में, ट्वाइस से ज्यादा नहीं। तो पाठक सर जी, यू शुड एंजॉय योर लाइफ। हाँ, थैंक यू, इन्होंने थैंक अल्कोहल यू की डॉक्टर। चर्चा जरूर की है, लेकिन हर जगह एक शब्द इस्तेमाल किया है, अल्कोहल अब्यूज। जी जी अब्यूज, तो आप अगर सर, किसी भी चीज का अब्यूज करेंगे, मैं आप केयरफुली सुना लड्डू हूँ का सर। आप लड्डू का अब्यूज करें, आप पूड़ी का अब्यूज करें, किसी भी चीज का अब्यूज करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं बड़े ध्यान से सुना हूँ इसके वर्डिंग को आप अब्यूज डॉक्टर नहीं करते साहब। हैं, या इसकी इसकी गवाही मैं देता हूँ, इतनी गवाही मैं दे दूंगा कि आप अब्यूज नहीं करते हैं, इसलिए आप तब तो परेशान उसको ना हो। उसको तब तो डॉक्टर अभिलाषा को पता चल गया कि आप साथ ही रहते हैं। हाँ, जी जी। नमस्कार सर। हाँ, अब देखिए नमस्कार। हमारे साथ पटना से डॉक्टर आनंद शंकर जी जुड़े हुए हैं। ये नमस्कार नमस्कार निश्चित सर। सर। हमारे लिए बहुत अच्छी नमस्कार बात है कि नमस्कार डॉक्टर सर। आनंद शंकर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ये कुछ अभिलाषा का अपनी, आज हाँ, ये अपनी बात व्याख्यान रखेंगे। व्याख्यान हाँ, बहुत ही बताइए। अच्छा, बहुत ही जी मतलब जी सरल भाषा में इतना गूढ़ सब्जेक्ट को समझाना बहुत जी मुश्किल है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अभिलाषा को कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया। जी। पाठक सर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही रेवलेंट है, और बिहार में तो खैर वैसे ही बंद है, हम लोग तो वैसे ही वर्जित हैं हाँ हाँ डन। लीव कर दीजिए। उससे। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है ना कि अभिलाषा जी ने बहुत अच्छा बताया कि अब्यूज, लेकिन क्वालिटी ऑफ अल्कोहल एंड क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल सर एंड सर क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन द अल्कोहल, ये तीनों चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो डॉक्टर अभिलाषा ने बताया था कि वो कार्डियक प्रोटेक्टिव है, तो वो केवल रेड वाइन के लिए है, और रेड वाइन में जो क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट है वो बहुत कम होता है। तो इस पे मैं चाहूंगा कि आलोक सर कुछ अपना पॉइंट रखें। नहीं नहीं, रेड वाइन में देखिए दो चीज, एक तो वाइन में यूजुअल जो अल्कोहल कंटेंट होता है, अगर वो फोर्टिफाइड वाइन नहीं है तो वो 3 से 5% होता है। तो और उस रेड वाइन में एक विशेष करके एक तत्व होता है, क्योंकि ये अंगूर से बनता है, उसमें एक तत्व होता है रेस्वेटेरॉल। ये रेस्वेटेरॉल तत्व जो है, इस तत्व को अलग से निकाल के इसके कैप्सूल मार्केट में आए थे कि आप रेड वाइन नहीं पीते हैं तो आप रेस्वेटेरॉल की कैप्सूल खा लीजिए, कार्डियो प्रोटेक्टिव है। तो रेस्वेटेरॉल जो उसके अंदर एक तत्व है रेड वाइन में, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव देखा गया है, ये हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन वही है कि रेड वाइन भी अगर आप लेते हैं, नॉट मोर देन 120 ml, 120 ml से ज्यादा नहीं लेना है आपको, उसकी भी लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट है। एक लिमिट में ले, एक मेजन से ले उसको, तो आपको लाभ भी करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वो लिमिट क्रॉस करते हैं, आप अब्यूज में चले जाते हैं, तो दिक्कत आती है। इसको हम कहते हैं फ्रेंच पैराडॉक्स। ये देखा गया कि जो फ्रांस है, यूरोपीय देशों में भी विशेष करके जो फ्रांस है, वो वाइन ग्रोइंग कंट्रियों में सबसे अग्रणी है, और वहां उनके डाइट पैटर्न में भोजन के साथ वाइन है, लेकिन वो बड़े हिसाब से लेते हैं, वही 150-200 ml से ज्यादा, 120 ml से ज्यादा नहीं लेते। तो ये देखा गया कि वो वाइन भी लेते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, नॉनवेज भी स्मोकर भी बहुत होते हैं फ्रेंच, लेकिन फिर भी उनमें जो हार्ट अटैक का दर है वो कंपेरेटिवली बाकी कंट्रियों के मुकाबले कम है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया फ्रेंच पैराडॉक्स। ये खाते पीते सब हैं, लेकिन इनका हार्ट अटैक कम होता है। तो बाद में जब बहुत इस पर शोध हुआ तो निकाला गया कि जो रेड वाइन में रेस्वेटेरॉल है वो इनको प्रोटेक्शन देता है। वहां से कंसेप्ट आया बेसिकली फ्रेंच पैराडॉक्स से। शशि जी, बहुत दिनों बाद आप जुड़ी हैं, आप कुछ अपना दिल्ली से कुछ कमेंट दें। जी सर। बहुत आज चार्मिंग लग रही हैं आप, जी बहुत चार्मिंग लग रही हैं। थैंक यू सर। अब तो लग रहा है डायबिटीज वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। सबको मेरा नमस्ते। और एक बात मैं पूछना चाहती थी मैडम से, जैसे उन्होंने बताया स्टेलोपाज्म लेने से भी कुछ साइड इफेक्ट्स बताए, तो मुझे इन दिनों कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही थी। तो यहाँ कंपाउंडर है, तो उससे मैंने कहा कि कुछ ऐसा वो चाहिए मेरे को, तो उसने स्टेलोपाज्म दिया, बोला इससे 2-3 घंटे में नींद बड़ी फ्रेश हो जाती।
तो सच में काम तो करता है, लेकिन ऐसे जैसे मैं इंसुलिन भी लेती हूँ और मेटमॉर्फिन भी, तो उसमें उसका क्या रोल, क्या मुझे नहीं लेना चाहिए, या कोई ऐसा उपाय हो जैसे योग वगैरह या कुछ जी। कोई? पहली चीज है मैम, आपको जो नींद नहीं आ रही है ना, वो लक्षण है, दैट इज नॉट अ इलनेस। बीमारी आपको नींद की बीमारी नहीं है। नींद नहीं आना लक्षण है, तो वो डिप्रेशन की वजह से हो रहा है कि आपको एंजाइटी हो गई है, या आपको नींद की स्लीप डिसऑर्डर की समस्या है, क्या है, पहले तो ये डायग्नोस करना पड़ेगा कि साइकेट्रिक मतलब इलनेस अगर जो हो रही है, नींद डिस्टर्ब है तो कुछ ना कुछ मेंटल दिक्कत हो रही है। वो क्यों हो रही है पहले ये डायग्नोस करना पड़ेगा मैम। आपने जैसा बोला ईस्टेलोप्राम, तो वो एसएसआरआई के ग्रुप में आता है, वो एंटी डिप्रेसेंट है, वो नींद की दवा नहीं है। बहुत सेफ और अच्छी दवा है, बट एंटी डिप्रेसेंट है मैम। लेकिन आप किस चीज के लिए ले रहे हो, ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे बिना डायग्नोस बनाए। आपको डायग्नोसिस सबसे पहले तो आप किसी भी वहां साइकेट्रिस्ट से मिलिए, अच्छे साइकेट्रिस्ट से, या जिनसे डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको अपने लक्षण बताओ, आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है, नींद क्यों नहीं आ रही, मन कैसा रह रहा है, वो आपको डायग्नोस करेंगे मैम। और दूसरी चीज, अगर आप मेडिकल केयर के अंदर ट्रीटमेंट लो मेंटल इलनेस का, ये दवाइयां बनी भी इसलिए हैं कि हम बेनिफिट ले सकें। तो एक डोज में एक प्रॉपर आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके सिम्टम्स के हिसाब से क्या डोज होनी चाहिए, कौन सी पहले तो दवा चूज करनी चाहिए, स्टेलोप्राम आपके लिए बनी भी है या नहीं, मैम ये देखना पड़ेगा। वैसे इट इज अ वेरी सेफ ड्रग। डायबिटिक में भी हम बहुत कॉमनली देते हैं, तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन आपको स्टेलोप्राम ही लेनी है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। जी। थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक। अब एक प्रश्न मैं आनंद जी के भी सामने रखता हूँ, अभिलाषा जी आपके सामने भी रखता हूँ, और जितने लोग मधुमेही हमारे स्वजन जुड़े हुए हैं उनके सामने भी रखता हूँ। ये दवा छोड़ने की मेंटेलिटी क्या होती है, यहाँ पर क्या मानसिकता काम करती है कि एक दो रिपोर्ट आपने नॉर्मल रेंज के अंदर देखा और बिना अपने चिकित्सक से संपर्क किए तो आपने सारी दवाएं उठा के बंद कर दी। ये बहुधा होता है, बहुत से हमारे जो लोग जुड़े हैं इनमें से कई लोगों ने ये काम किया होगा कभी ना कभी, कि सबसे पहले होता है कि दवा छोड़ो। जैसे दवा लेना एक बहुत ही गंदा काम है, दवा लेना एक स्टिग्मा है, दवा नहीं लेनी चाहिए, दवा लेने से कुछ समाज में प्रतिष्ठा घटती है। क्या मानसिकता काम करती है कि व्यक्ति अच्छा भला कंट्रोल चल रहा होता है और दवाइयां छोड़ देता है? आनंद जी, इस पे आप कुछ प्रकाश डालेंगे पहले? अनम्यूट कर लीजिए। सर, डॉक्टर अभिलाषा ने अपने व्याख्यान में इस पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट रखा है। एक होता है सर, एक्सेप्टेंस लेवल जो है ना, वो थोड़ा एक होता है ना कि हम आई कम्स फर्स्ट, मतलब मैं जो हूं वो सही है, और उसके बाद जो है वो उस पे विचार, तो आई एक्सेप्टेंस नहीं होता है। अब किसी को अगर डिजीज है, और खास करके डायबिटीज, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ। उसमें ये समस्या आ जाती है कि उनको लगता है कि मुझे कैसे हो सकता है, जिसका जिक्र डॉक्टर अभिलाष ने अपने इसमें किया था। ये मुझे कैसे हो सकता है, ये एक्सेप्ट जब तक कोई नहीं करेगा, उसको फील जब तक नहीं करेगा ना, ये जो मेडिसिन छोड़े, क्योंकि हम लोग अगर सर देखें तो दवा खाने का चलन अभी कुछ 20-30 साल में बढ़ा है। उसके पहले मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो दादाजी के, नहीं नहीं दवा नहीं, इनको होम्योपैथिक दे दो, वो मीठी गोलियां खाते थे, और उससे बुखार ठीक हो जाता था, उससे सर्दी खांसी जुकाम भी ठीक हो जाता था। तो ये हमारे बैक ऑफ माइंड में अभी भी वही चला आ रहा है। और अभिलाषा ने बहुत ही अच्छा बताया कि सुई सुई एक्चुअली हमारे से जो 3 जनरेशन 4 जनरेशन पहले वाले जो चिकित्सक रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता था कि अच्छा अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, आखिरी में सुई दे दो। तो लोगों के दिमाग में ये चला गया कि इंसुलिन और सुई आखिरी है, अब ये मृत्यु शैया पर है, उसको जाने में थोड़ा समय लगेगा, और हमारे अवेयरनेस लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। कल आपसे मैंने 2-3 आर्टिकल शेयर किया था सर, आपको जब मौका मिले देखिएगा। हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस लेवल डिजीज को लेकर और एक्सेप्टेंस लेवल डिजीज को लेकर के बहुत ही कम है। ये पूरे दुनिया में है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके पीछे सोशियो इकोनॉमिक रीजन है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है, इसके पीछे रिलीजियस रीजन है, और ये सब हमें रोकता है। तो
पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि एक्सेप्ट करे कि यार ये हो गया यार, अब इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे कि प्रेगनेंसी के समय भी होता है कि यार अब प्रेगनेंसी कोई प्लान करके करता नहीं है, प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल होता है। अब हो गया तो उसको निभाते हैं लोग, लेकिन डायबिटीज को लोग उसको हैप्पीली नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बड़ा डिसहैप्पीली, मतलब उसको सही अरे यार ये कैसे हो सकता है। तो ये जो एक मेंटल बैरियर है, इनर्शिया है डॉक्टरों के बीच में, अवेयरनेस लेवल पे और मरीजों के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में इनर्शिया, इसको थोड़ा हमें और मेहनत करना पड़ेगा। डॉक्टर अभिलाषा जैसे लोगों को और हमें लाना पड़ेगा और इनको जागरूक मंच पे लाना पड़ेगा इसको खत्म करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम गीता जी, कुछ आप अपना टिप्पणी करना चाहेंगी या फिर हम लोग अब, या किसी और के कुछ प्रश्न हो तो हम लोग लें, उसके बाद उसको वाइंड अप करें। मैं डॉक्टर अभिलाषा से एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये भी आजकल हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे मरीजों में ये भी एक नया लगता है कि शुरू हो रहा है, तो इस पे अगर आप एक आध बात हमें समझा दें। सर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये नॉट वेरी कॉमन टू से। जो दो चीजें सर डिफरेंशिएट करनी होती है, अगर कोई इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप का है, अगर कोई इंट्रोवर्ट है कोई एक्सट्रोवर्ट है, तो इंट्रोवर्ट्स में ज्यादा देखने को मिलता है हमें, जो लोग खुद में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बट डिसऑर्डर ये तब बनता है सर जैसे उस व्यक्ति को अगर काम पे जाने में, जहाँ उसको पब्लिक रिलेशंस बनाने हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, या स्टेज पे जाना है या कुछ लोगों के सामने कुछ अपनी बात रखनी है, लोगों से जाके पार्टी में मिलना है, तो पेशेंट उस चीज से अनकंफर्टेबल हो जा रहा है, उसे उस चीज से सोच के ही एंग्जाइटी हो रही कि अरे मुझे आज शाम को पार्टी में जानी है, मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। तो ये सर लक्षण है बीमारी के, बट बहुत कॉमनली अभी देखने को नहीं मिल रहा है सर। मैडम ने अभी एक पूछा था नींद की समस्या को लेकर, नींद की समस्या को लेकर के, तो ये वाइट लाइट और स्क्रीन टाइम हमारे नींद को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन 24 आवर्स स्क्रीन टाइम क्या आइडियल होना चाहिए, और जो जो हमारे ब्रेन में एक मिलेटोनिन, हाँ जी सर, जो हमारे स्लीप पैटर्न को मेंटेन करता है और उसके घटाव बढ़ाव से हमारा स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, तो जी इस पे अगर आप एक आध। सर, जैसे आपने बोला सर मेलाटोनिन, वो जो क्रोनोबायोलॉजी है उसको, जो हमारी साइकिल है, स्लीप अवेक साइकिल नियरली 24 घंटे से कुछ कम है सर, 23 घंटे 18 मिनट की नॉर्मल एक व्यक्ति की क्रोनोबायोलॉजिकल साइकिल देखी जाती है। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन सिक्रीट होता है ब्रेन में, वो कब जगना है कब सोना है उस चीज को अफेक्ट करता है। और ये चीज जानना बहुत जरूरी है सर, आपको तो पता है कि सेल्यूलर लेवल पे नींद में भी कई ऐसे ग्रोथ हार्मोन हैं या कई ऐसे हार्मोन्स हैं, थायराइड है, जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग रिलीज हो जा रहे हैं। हम लोग तब सो रहे होते हैं 3 बजे 4 बजे 5 बजे, और ब्रेन अपना काम कर रहा है, ये हार्मोन्स अपने टाइम पे रिलीज में भी, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये रेगुलेशन, ये डिसरेगुलेशन जो है वो आजकल बीमारियां कॉज कर रहा है सर, स्पेशली जो अगर नींद की दिक्कतें देखी गई हैं। तो इस ये जो लोग जगते हैं कि रात में 2 बजे तक 3 बजे तक सीरीज देख रहे हैं, कोविड के बाद से सर सीरीज देखने का ट्रेंड इज वेरी इंक्रीजिंग। पहले तो लोग सीरियल देखते थे, टाइम होता था कि 9 से 10 सीरियल आएगा, तो आप 9 से 10 टीवी देख रहे हो। अब क्या है सर, अब तो नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, उस पे सीरीज मूवीज आ रही हैं। तो लोग हैं और वर्किंग आवर्स हैं कि आप रात तक काम करते हो, 8-9 बजे तक आप काम करते हो, खाना खाया आके आप फिर यू आर फ्री। तो वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल में भी चेंज ला रहा है, फिर आप खाना खा के तुरंत बैठ जाते हो और 2 घंटे 3 घंटे या तो मोबाइल आप चलाते हो, रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हैं। तो इससे जो हमारा ब्रेन में वही स्लीप वेक साइकिल है, आपने जैसे कहा सर, ये डिस्टर्ब हो रहा है। इससे हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं, मेलाटोनिन हो गया या ग्रोथ हार्मोन हो गया या इंसुलिन हो गया, कोई भी हार्मोन, ये सब डिस्टर्ब हो जा रहे हैं सर। और साइकेट्रिक इलनेस भी इसलिए देखने में ज्यादा आ रही है। आइडियली सर मुझे लगता है 1 से 2 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 2 साल से कम के बच्चों के लिए तो बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन 2 साल से कम के बच्चों को ना मोबाइल दिखाना चाहिए ना टीवी,
लेकिन पेरेंट्स खुद ही देख रहे हैं तो बच्चों को कैसे मना करेंगे? थोड़ा सा इस पे मैं भी कुछ आनंद जी टिप्पणी करना चाहूंगा। एक एपिसोड हम लोगों ने पूरा इसी विषय पे किया था, सूर्य आधारित जीवन। होता क्या है कि जब आदमी या मनुष्य सिर्फ सूर्य पे आधारित था, कोई रोशनी नहीं थी उसके पास सूर्य के अलावा, तो उसकी पूरी दिनचर्या सूर्य से ही संचालित होती थी। सूरज निकला, आंख खुली, सूर्य को जल दिया, प्रणाम किया, दिन भर का कार्य शुरू किया, शाम को सूरज ढला, खाना खाया और सो गए। तो हमारे मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस एक हिस्सा होता है, वहां पर एक घड़ी लगी हुई है, बायोलॉजिकल घड़ी, नैसर्गिक घड़ी लगी हुई है, जिसको कि हम मास्टर क्लॉक कहते हैं। ये घड़ी, जैसा कि अभिलाषा जी ने बताया ना, कि वो स्वतः ही आप सो रहे हैं और सुबह के 3 से 4-5 बजे के बीच में कॉर्टिसोल हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये सारे हार्मोन, थायराइड है, ये रिलीज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस घड़ी को पता है कि अब से 2 घंटे के बाद आपकी नींद खुलेगी, आप उठेंगे और आपको एनर्जी की जरूरत होगी, आपको ग्लूकोज की जरूरत होगी। तो वो उसी हिसाब से शरीर को प्राइम करता है कि आप जब उठें तो उस लायक हो कि आप काम कर सकें, और सोते समय वो शट डाउन हो जाता है। जब से कृत्रिम रोशनी आया तो ये साइकिल ही चेंज हो गया। अब आप सूरज पर निर्भर नहीं रहे, अब आप रात 12 बजे टीवी देखो, रात 12 बजे मोबाइल चलाओ, रात 12 बजे लाइट जला के काम करो, अब कोई सूरज की आपको जरूरत नहीं है। तो ये जो सूरज से डिस्कनेक्ट हुआ, तो हमारा जो शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक क्लॉक है, घड़ी है, वो डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, हमारी जैविक घड़ी जो है, हम अक्सर घड़ी को मिलाते रहते हैं ना कि घड़ी हमारी सही चल रही है कि नहीं, हम अपनी घड़ी को भी मिलाते रहते हैं, सही टाइम दे रही है कि नहीं। तो हमारा मस्तिष्क का जो जैविक घड़ी है, ये भी अपने आप को सूरज के साथ मिलाता रहता। आप उठे, सूरज की रोशनी आंखों पे पड़ी, आंखों के माध्यम से वो जो सूरज की रोशनी पड़ी, खास करके उसमें ब्लू लाइट, वो गया आपके मास्टर क्लॉक तक, उसने मास्टर क्लॉक को रीसेट किया कि अब टाइमिंग चालू हो गई तुम्हारी 24 घंटे की। लेकिन अब जब सूरज सुबह का आप देख ही नहीं रहे हो, तो घड़ी रीसेट कैसे हो? अब आपकी घड़ी उल्टी रीसेट हो गई। अब आप रात को, अब क्या है कि जितने भी ये स्क्रीन्स हैं, चाहे लैपटॉप के हों, चाहे मोबाइल के हों, चाहे टीवी के हों, चाहे जो आपके घर में ब्लू लाइट या एलईडी लाइट लगी है ना, ये भी ब्लू लाइट एमिट कर रही है। ये जानिए, ये सब ब्लू लाइट दे रही है। ऊर्जा तो बहुत बचा रही है, बिजली तो कम हो गया, लेकिन ये ब्लू लाइट दे रही है। और ये ब्लू लाइट अगर आपको सुबह सुबह मिले तो आपके घड़ी को रिसेट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यही ब्लू लाइट आपके मस्तिष्क के मास्टर क्लॉक को रात को 12 बजे मिलने लगे, तो उसका तो रिसेटिंग गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये बात इसलिए भी है। ब्लू लाइट से बचना है। अब कैसे बचें? एक तो आप अपनी दिनचर्या सुधारिए, लेकिन आज के इस आपाधापी के जीवन में किसी को अगर कॉल सेंटर में रात को ही काम करना है, तो क्या करेगा बेचारा? पहले पेट पालेगा कि पहले ब्लू लाइट देखेगा? तो आपको करना यह है कि आप अपने टीवी स्क्रीन पे, आजकल टीवी नहीं, जितने लैपटॉप्स हैं या जो नए मोबाइल आ रहे हैं, उन सब में आप अगर आप जाइएगा, सेटिंग में एक ऑप्शन आता है ब्लू लाइट कट का या नाइट विजन। नाइट शिफ्ट। तो आप उसको जब एक्टिवेट कर देते हैं तो वो स्क्रीन ब्लू लाइट निकालना बंद कर देता है, ब्लू लाइट फिल्टर हो जाता है। तो वहां से एक सुरक्षा मिलती है आपको। दूसरी, आपको पावर हो या ना हो, अगर आपका ज्यादातर समय स्क्रीन पे गुजरता है, बैंक में काम करते हैं, आपको सामने स्क्रीन ही देखना, अब तो किसी भी काम में आप हैं तो स्क्रीन देखना है, तो आप प्लेन ग्लास भी एक बनवाएं विद ब्लू लाइट फिल्टर, ब्लू लाइट कट, ब्लू रे कट। किसी भी नाम से आप दुकानदार से कहेंगे कि हमको ब्लू रे कट चश्मा दे दो, ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा दे दो, तो आपको एक चश्मा देगा जिसमें ब्लू लाइट को कट करने के लिए कोटिंग होती है। तो उस स्क्रीन से निकलने वाले या आपके एलईडी लाइट से निकलने वाले ब्लू लाइट को फिल्टर कर देगा, तो आप उस ब्लू लाइट से बच सकेंगे। ये एक मेरा सुझाव है कि अगर आप लंबा टाइम गुजारते हैं स्क्रीन पे, तो आपको अगर पावर नहीं भी है तो भी, और पावर है तो भी, अपने चश्मे में एक ब्लू लाइट कट का एक चश्मा प्रयोग करें, सुरक्षा मिलेगी आपको। ठीक है आनंद जी? सर यही हम सुनना चाहते थे, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिए थे। अब कोई और प्रश्न है विनय जी? और नहीं तो फिर आप शायद धन्यवाद ज्ञापन करें। पाठक मैम कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ मैडम बोलिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो बताया, ये सच में एक रीजन है, क्योंकि बेड पे जाके हम भी कई बार
वो कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं, कभी यूट्यूब, या हो सकता है इस मोबाइल के कारण ही मेरी नींद भी बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है। बिल्कुल बिल्कुल हो मैं सकता है। मैम बीच में आपको रोक रही हूँ, एक चीज होती है स्लीप हाइजीन बोलते हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें 7-8 पॉइंट होते हैं, अगर आपको नींद की समस्या हो रही है तो वो बिना दवाई खाए आप चेंज कर सकते हैं। उसमें पहली चीज यही है कि बिस्तर पे जाने के बाद मोबाइल नहीं उठाना है या टीवी का और स्विच नहीं ऑन करना है। बिस्तर को सिर्फ बिस्तर के तौर पे हाँ। प्रयोग करें। सिर्फ जी सोने के जी। लिए बिस्तर पर जाएं। बिस्तर पे बैठ के ना खाना खाएं, ना टीवी जी। देखें, ना कोई अन्य कार्य हाँ। करें। हाँ। अगर जी बिस्तर को आपने अन्य कार्य में प्रयोग किया तो फिर उस बिस्तर पर तो जाने पर नींद नहीं आएगी। एक जी कंडीशनिंग होती है, आपको मालूम है इस बिस्तर पे हम आए हैं तो हमें सोना ही है, अपने आप नींद आएगी। लेकिन उस बिस्तर पे आप सब कुछ करते हैं तो नींद नहीं तो आएगी। नहीं है। थैंक यू सो मच। तो विनय जी, अब आप अगर सुन रहे हो तो अनम्यूट करके आप कृपया। थैंक यू सर। सर मैं यहाँ से लीव करूँ, एक मीटिंग में जाना है हाँ, मुझे। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सर। मैम। थैंक यू प्रणाम सो सर, मच। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हाँ, अब अभिलाषा आप से अपना तो कैमरा ऑन मैं कर भी क्यों। लीजिए और धन्यवाद ज्ञापन आप करें। हेलो। हाँ, सुनाई हेलो दे रहे डॉक्टर हैं आप। साहब। अरे भाई, आवाज आ रही है। सब लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया डॉक्टर अभिलाषा से, मुझे तो आपने मौका ही नहीं दिया अब अरे तक। आपको 3 बार बोल चुके हैं, आप सुनते ही नहीं है तो क्या कहाँ किया। बोले, अब बीच बीच में भाई वीआईपी लोग भाई पूछ लिए, बाकी अब लोग हमारा गवाही भी दें। नंबर आ जाए। सचिव जी, आप हाँ। गवाही दीजिए कि इनका नाम लिया था कि नहीं। बिल्कुल, 3 बार लिया था, बुलाया हाँ, था अरे लीजिए। आपको। भाई, ये तो वीवीआईपी हैं, कैसे कह आप रहे हैं कि भी आप वीआईपी लोग केवल, ये तो वीवीआईपी हो गए, वीवीआईपी है, आप हमारे वीवीआईपी हो गए। कोषाध्यक्ष हैं। अरे सर ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जब बुला जाते हैं ना, तो हाँ मैं नहीं डॉक्टर तो साहब आप देखिए, विनय जी, एक मिनट। अ, मैं विनय एक जी मिनट सर, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ। ना कह रहे बताइए विनय विनय जी। जी, हेलो, हाँ, हम कह रहे क्वेश्चन हैं विनय पूछे। जी, हाँ, आपको बुलाने की हम जरूरत नहीं है, आप तो स्वयं अरे हम बोलिए तो और आपकी बात सुनी आज जाएगी। आप तो आज जो एक्सपर्ट है, हैं, आप तो एक्सपर्ट्स में आते हैं। आज मैं 8:52 से जुड़ा हूँ। अरे वाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, जबकि सबसे पहले आप जुड़े हैं। सिर्फ जो जूम के लोगों थे, जूम के मतलब दो दो मेन जो चलाने वाले, उन लोगों से बात किया, उन लोगों को ढेर धन्यवाद दिया, भाई आप ही लोग बदौलत चल रहा है। तो जी हाँ, मेरा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हम, आप एचका को सबसे पहले धन्यवाद दीजिए कि ये उनका ही दिया मैंने सौजन्य दोनों है लोगों को, कि हम पवन इसको जी चला और रहे हैं। एक अनुपम है, कोई अनुपम जी, दोनों लोगों को मैंने धन्यवाद दिया। हाँ, तो हमने कहा भाई हमारा भी डॉक्टर अभिलाषा से क्वेश्चन है। आ रही है, आप क्वेश्चन आ रखिए, रही वो है। आ रही है, हम क्वेश्चन को बता आ, दें। आ गई। आ, आने दीजिए। हाँ, आ गई। अभिलाषा अपने बालक को लेके आ गई, बालक सो गया है। ओ, हाँ, डॉक्टर अभिलाषा, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो सीजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, वो एक तो ये उनके बारे में ये कुछ होता, जानकारी है कि दी जाती है कि ये लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं होती है, और ये इसका इलाज जो है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसका हो रहा है, लंबे समय से चल रहा है, 10, 20, 25 साल से, तो दवा से उसे कोई सी ड्रग से, कोई पर्टिकुलर ड्रग उसको दी जा रही है, उस ड्रग से उसको फायदा चल रहा है, तो उसे क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या ये दवा उसको हमेशा अभी कारगर बनी रहेगी, और इसमें क्या उसे विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। अनम्यूट कर लो आप, अनम्यूट कर लो आप। हमारा आवाज नहीं दो, आया क्या? नहीं, उनकी हाँ आवाज नहीं नहीं नहीं, मेरी नहीं आ रही होगी, आपको अब आएगी। दो मेरी तीन आवाज मिली चीजें आपको? इसमें, जी जी मुझे मिल गई। इसमें 2-3 पॉइंट जो है वो हमें पॉइंट वाइज देखना पड़ेगा। पहली चीज तो है कि मानसिक बीमारी हो या डायबिटीज हो, कोई भी चूज नहीं करता, कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे सिजोफ्रेनिया हो जाए या मुझे डायबिटीज हो जाए। दैट इज इनएविटेबल, अगर होनी है तो होगी, मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन होगी। दूसरा, सिजोफ्रेनिया जो है वो एक गंभीर मानसिक बीमारी, लाइलाज नहीं है। अगर आप टाइम पे साइकेट्रिस्ट से मिले तो मैं नहीं कहूंगी कि लाइलाज है। 100 में से 30% केसेस जो है वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। मतलब 100 में से 70 केसेस जो है वो नॉर्मल एंटीसाइकोटिक से ठीक हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। जो 30%, 30 से 35% केसेस हैं, उनमें जो नॉर्मल हम कॉमनली दवाइयां यूज करते हैं उनका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो उसको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं। लेकिन उसके लिए भी अब नई दवाइयां आ चुकी हैं, क्लोजापिन है,
रिस्पेरिडोन बाकी अच्छी एंटीसाइकोटिक्स हैं, तो उनको भी हम ट्रीट करते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा केस नहीं है सिजोफ्रेनिया का जो लाइलाज हो। लास्टली अगर कोई दवाई काम नहीं कर रही 1000 में से एक केस पे, तो जिसको हम आम भाषा में बिजली के झटके बोलते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, दैट इज द ट्रीटमेंट। तो इलाज तो है, लाइलाज नहीं है। दूसरी चीज जो है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि अगर आप डायबिटिक हैं और अगर आप सिजोफ्रेनिक भी हैं, तो ये चीज अपने साइकेट्रिस्ट से और अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, दोनों से आपको डिस्कस करनी चाहिए, ताकि वो ऐसी दवाइयां लिखे जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जो हमारा शुगर का कंट्रोल है, उसे बेकार ना करे। रिस्पेरिडोन एक अच्छी दवाई है। एरिपिप्राजोल एक एंटीसाइकोटिक है जो हम मोटे लोगों में या जो डायबिटिक हैं उनमें देते हैं। इसका वजन पे और शुगर कंट्रोल पे लगभग ना के बराबर रोल देखा गया है। तो अगर कोई 20 साल 30 साल भी खा रहा है तो कोई समस्या नहीं आती। डॉक्टर अभिलाषा, अगर वे क्विंटापिन कोई ड्रग है, वो 10-20 साल से चल रहा है, उसका उस पर कंट्रोल चल रहा है, तो क्या आपके हिसाब से वो ठीक माना जा सकता है? देखिए, पहली चीज है पेशेंट प्रोफाइल देखना पड़ेगा। अगर लेते हुए वो पेशेंट अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्यूटियापिन जो है वो भी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है और यूजुअली फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है। सिजोफ्रेनिया के इलाज में पहला हमारा चॉइस नहीं रहता है ड्रग का, साथ में देते हैं हम। जैसे कोई और एंटीसाइकोटिक देंगे उसके साथ में क्यूटियापिन हम एज एन एडजंक्ट यूज करते हैं। पहली चॉइस एज एन साइकेट्रिस्ट मेरी नहीं रहेगी, लेकिन अगर पेशेंट सही चल रहा है तो फिर चलने दीजिए। ठीक है, क्विटापिन है, ओलेंजापिन ये सब चलता है, ठीक है, हाँ, थैंक तो यू। ओलेंजापिन चल रही है, लेकिन ओलेंजापिन आपको डिस्कस करनी चाहिए फिर अपने साइकेट्रिस्ट के साथ, क्योंकि ओलेंजापिन आपका वजन भी बढ़ाएगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कॉज करेगी और डायबिटीज का जो कंट्रोल है उसको बेकार करेगी। नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब मैं किसी साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट तो चल रहा, लेकिन आपसे मैं एक्सपर्ट थोड़ा चाहता था, थोड़ा उसके बारे में। हाँ, तो ओलेंजापिन के लिए आप उन्हें बताइएगा कि डायबिटिक हैं। नहीं, डायबिटिक ट्रीटमेंट है और डॉक्टर आलोक गुप्ता के उसमें है, वो इंसुलिन डॉक्टर आलोक गुप्ता तो आपका कंट्रोल है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, अपने तो वो भी। साइकेट्रिस्ट को बताइएगा कि हाँ, डायबिटीज भी है तो वो ओलेंजापिन चेंज करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ओलेंजापिन अच्छी ड्रग नहीं है डायबिटीज में। अच्छा, ठीक डॉक्टर साहब, ये ओलेंजापिन और अच्छी बात। क्लोजापिन दो सिजोफ्रेनिया की ऐसी ड्रग्स हैं जो डायबिटीज में नहीं देनी चाहिए, अरे डॉक्टर तो साहब, आप ठीक वो ठीक चेंज ठीक। कराइएगा। हाँ बोले, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो प्रश्न आपके समाप्त हो गए, तो आप धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए। हाँ सर, आज के जो डॉक्टर साहब ने विशेष टॉपिक जिसकी हम सभी को ये अंदर से एक जरूरत महसूस हो रही थी कि ये बहुत पहले इस टॉपिक को हमारी जो है क्लब की जो है उपाध्यक्ष महोदया हैं, वो भी इसको कुछ कवर करती थी। बहुत अच्छा लगा आज डॉक्टर अभिलाषा को इस रूप में देखकर, सुन के जानकारी इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने इस विषय पर, जिसको कहा जाता है ना, विषय पे कमांड के साथ हम लोग को जानकारी दी और हम लोग को इससे बहुत ही फायदा मिला। बहुत हम लोग इसका और फायदा उठाएंगे। बहुत चीजों की जानकारी हुई, बहुत चीज, और ये आज के इसके लिए मैं डॉक्टर अभिलाषा को ढेर सारा अपने तरफ से धन्यवाद, साथ में शामिल जितने लोग हैं उनको भी धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको विराम करता हूँ। थैंक यू। तो फिर बंधुओं, आज का सत्र हम समाप्त करते हैं और अगले माह के पहले रविवार को फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।